हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। और बेटे इस पर्टिकुलर सेशन में अब हम चर्चा करेंगे परचेज कंसिडरेशन कैसे कंप्यूट करा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मेथड से। इससे पहले हमने नेट एसेट्स अप्रोच देखा था, फिर नेट पेमेंट अप्रोच देखा और अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड देखेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड को हम बाद में देखेंगे कि शेयर एक्सचेंज मेथड ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू भी कहा जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर को हम रेशियो ऑफ एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं या एक्सचेंज रेशियो मेथड भी कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर में परचेज कंसिडरेशन कैसे कंप्यूट होता है ये हमने देखना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये भी बता दूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये बड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो वेंडर कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको हम हमारी कंपनी कितने शेयर इशू करेगी, ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपनी के 10,000 अगर शेयर्स हैं तो हम आपको 10,000 शेयर ही दें, ऐसा नहीं होता। करेक्ट? तो आपके एक शेयर के लिए क्या हम एक शेयर दें, क्या 2 शेयर दें या 4 शेयर दें, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे डिटरमिन होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स के आधार पर डिटरमिन होता है। तो इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर के बारे में आपको और भी अधिक जानकारी होनी चाहिए। हम बाद में यह भी देखेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर को इंट्रिंसिक वैल्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वैल्यू, इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूनी वैल्यू, ये वैल्यू कभी भी मार्केट में रिलीज नहीं करी जाती है। इज इट क्लियर टू यू? तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कंप्यूट करते हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और ये कैसे डिसाइड होगा कि परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के जो शेयर्स है उनको अपनी कंपनी के कितने शेयर्स इश्यू करेगी, इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए लेट अस हैव ए लुक ओवर 4.1। 4.1 में भी 2 कंपनी हैं, के लिमिटेड और जे लिमिटेड। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। हम बाद में देखेंगे कि के लिमिटेड जे लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है। हम बाद में यह भी देखेंगे कि किसी भी एसेट को लेने के बारे में या नहीं लेने के बारे में या किसी भी लायबिलिटी को लेने के बारे में और नहीं लेने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन में बाद में सिर्फ यही दिया हुआ है कि के लिमिटेड ने जे लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, इसका मतलब सारे एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर कर लिए गए हैं। वैसे भी अगर क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मेथड का होगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मेथड के क्वेश्चंस में हमेशा यह माना जाता है कि सारे एसेट और लायबिलिटी लिए गए हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब हमने देखा तो हमने यही देखा कि इनकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 4 लाख और 1,80,000 है, फिर जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसके अलावा जहां तक डिवेंचर्स का सवाल है, डिवेंचर्स सिर्फ परचेसिंग कंपनी के हैं, वेंडर कंपनी के कोई डिवेंचर नहीं है। वेंडर कंपनी के क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हैं और इनके भी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हैं। करेक्ट? उसके अलावा जहां तक एसेट्स का सवाल है तो एसेट्स में हमने देखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 7 लाख और 3 लाख की है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ परचेसिंग कंपनी की है और इनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और करंट एसेट इनके 6 लाख के हैं, इनके 2 लाख के करंट एसेट्स हैं। करेक्ट? अब क्वेश्चन में नीचे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ के लिमिटेड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ के लिमिटेड अप्रूव टू टेक ओवर जे लिमिटेड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ के लिमिटेड अप्रूव टू टेक ओवर जे लिमिटेड का मतलब है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ के लिमिटेड ने ये अप्रूव कर दिया कि हम जे लिमिटेड को टेक ओवर कर लेंगे। इसका मतलब है कि के लिमिटेड ने जे लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि हमने उनके बिजनेस को ले लिया। किसी एसेट और लायबिलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब सारे एसेट और लायबिलिटी लिए हुए माने जाएंगे। अब क्वेश्चन आगे ये कहता है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यूज। तो जब भी क्वेश्चन में ये लिखा होगा फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सचेंज, तो समझ जाना कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स मेथड अडॉप्ट करना है। इज इट क्लियर टू यू? अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं ये मुझे आपको समझाना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर को फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? करेक्ट? इसके लिए पहले तो मुझे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। ये मैंने स्पेस क्रिएट करी, चलो इतनी स्पेस में हो जाना चाहिए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स मुझे कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 में इस क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड तो यही है कि हमें रेशियो ऑफ एक्सचेंज फाइंड करना है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है तो मैं सारी चीजें इसमें बता रहा हूं जो भी हमें करनी होगी। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करा, IVS, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स।
अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स या रेशियो ऑफ एक्सचेंज अगर आपको फाइंड करना होगा तो दोनों कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू पहले आपको फाइंड करनी पड़ेगी। दोनों कंपनीज का मतलब है के लिमिटेड और जे लिमिटेड। तो इस केस में जो परचेसिंग कंपनी है के लिमिटेड, एक कॉलम में मैंने के लिमिटेड लिखा और एक कॉलम में मैंने जे लिमिटेड लिख दिया। करेक्ट। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए पहले तो आप क्या करेंगे, नेट एसेट्स लिखेंगे, यानी कि जितने भी इनके एसेट्स हैं उनको लिखेंगे, लेकिन अगर उनकी कोई रिवाइज्ड वैल्यू होगी तो रिवाइज्ड वैल्यू को लिखा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे पहले मैंने एसेट्स को नोट करा, तो एसेट्स का जहां तक सवाल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जे लिमिटेड की, के लिमिटेड की 7 लाख रुपीस की आपको गिवन है, आपने 7 लाख यहां पर लिख दिया। उसके अलावा 3 लाख की जे लिमिटेड की है, तो जे लिमिटेड के भी आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख दिया, कोई रिवाइज्ड वैल्यू वैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर रिवाइज्ड वैल्यू होती तो मैं रिवाइज्ड वैल्यू को कंसीडर करता। देखो, जब भी हम अकाउंट के बाहर काम करते हैं, यानी कि मैं ये चीजें कोई अकाउंट के अंदर तो नहीं लिख रहा ना, जब भी मैं अकाउंट के बाहर कोई काम करूंगा तो मैं हमेशा रिवाइज्ड वैल्यू को कंसीडर करूंगा, अगर रिवाइज्ड वैल्यू गिवन होंगी तो इस केस में फिर इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की, मैंने इन्वेस्टमेंट भी यहां पर लिख दी, इन्वेस्टमेंट्स। उसके अलावा करंट एसेट्स आपको गिवन है, तो करंट एसेट्स आपने लिखे 6 लाख रुपीस के करंट एसेट्स, 6 लाख और 2 लाख के इनके। तो पहले तो आपने क्या करा, जितने भी एसेट्स आपको दिए उन एसेट्स को आपने नोट कर लिया। अगर उनकी कोई रिवाइज्ड वैल्यू होती तो आप रिवाइज्ड वैल्यू लिखते। इनको मैंने टोटल करा तो ये टोटल आ गया 18 लाख, और इसको मैंने टोटल करा तो ये आ गया आपका 5 लाख। अब एसेट्स में से मैं लायबिलिटीज माइनस करूंगा। अब मैंने लायबिलिटीज माइनस करी। अब लायबिलिटीज जो इस क्वेश्चन में तुम्हें दी हुई हैं, एक तो तुम्हें डिवेंचर्स दिए हुए हैं, लेकिन डिवेंचर्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ परचेसिंग कंपनी के डिवेंचर्स हैं। परचेसिंग कंपनी के डिवेंचर्स 3,50,000 के हैं, तो 3,50,000 आपने लिखा, 3,50,000, इनका कोई डिवेंचर नहीं है। डिवेंचर के बाद आपने क्रेडिटर्स की वैल्यू लिखी, और क्रेडिटर्स जो आपको गिवन है वो 2 लाख और 1 लाख के गिवन है, 2 लाख और 1 लाख। क्रेडिटर्स के बाद अब आप देखेंगे कि जो बिल्स पेएबल हैं वो 50,000 और 40,000 के, तो बिल्स पेएबल का अमाउंट भी आपने लिख दिया 50,000 और 40,000, 50,000 एंड 40,000। 18 लाख में से मैंने माइनस करा, 18 लाख में से मैंने माइनस करा 6 लाख, तो ये आ गया 12 लाख। और 5 लाख में से मैंने 140 माइनस करा तो ये आ जाएगा आपका 3,60,000। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आता है, उसको हम बोलते हैं नेट एसेट्स। करेक्ट। वैसे जो ये नेट एसेट्स आते हैं, इसका क्या मतलब होता है? नेट एसेट्स का मतलब भी होता है नेट एसेट्स फॉर शेयर होल्डर्स। इसका मतलब ये होता है नेट एसेट्स फॉर शेयर होल्डर्स। इसका मतलब सारे एसेट में से अगर मैं लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, जो बच जाएगा वो ओनर्स के लिए बचता है। तो नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड या एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स भी होता है। इस क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती तो मैं माइनस करता। नेट एसेट्स फॉर शेयर होल्डर्स में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करने के बाद जो बच जाता है उसको हम कहते हैं एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कहा जाता है उसको? एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, डेट इज इक्वल टू 12 लाख एंड 3,60,000। करेक्ट, 3,60,000। अब एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर को कंप्यूट करने के बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से इनको डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड कर दें। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके कितने हैं, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। ये देखने के लिए आपने देखा जो के लिमिटेड नाम की कंपनी है उसकी टोटल शेयर कैपिटल 4 लाख की है और एक शेयर उनका 10 रुपए का है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इनके 40,000 शेयर है और इनके 18,000 शेयर है, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 10। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जहां तक के लिमिटेड का सवाल है मैं 40,000 से डिवाइड करूंगा, और जहां तक जे लिमिटेड का सवाल है उनके 18,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स को जब मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूंगा, अब मैंने डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 20।
अब ये जो हमारे पास आ गया इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर का बेसिकली मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर क्या बताती है। एक्चुअली कोई आदमी या कोई इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में बहुत हैवी इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ऐसे इन्वेस्टर जिनकी कंपनीज में बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी देखने के लिए ये लोग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर क्या बताती है? जैसे कि इस केस पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर 30 आ गई, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये निकला, अगर आप ध्यान से देखें कि परचेसिंग कंपनी का जो एक शेयर है वो 10 रुपए वाला है। इसका मतलब अगर ये कंपनी अभी लिक्विडेट भी हो जाए, अगर ये कंपनी अभी लिक्विडेट भी हो जाए, तो 10 रुपए का जो शेयर है उसको बैकअप करने के लिए 30 रुपए के एसेट है। इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है, और इसका यह भी मतलब है कि इस कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग है। यानी कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा आती है तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। अगर ये कंपनी लिक्विडेट भी हो जाए तब भी आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है आपको रिटर्न करने के लिए। इवन जो इस केस में वेंडर कंपनी है उसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू 20 है, और इसका मतलब इसकी भी पोजीशन साउंड है। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि इनकी पोजीशन खराब है। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि 10 रुपए के एसेट को बैकअप करने के लिए 20 रुपए के एसेट से। तो अब तुम्हें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर के बारे में पता लग गया। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर बेसिकली मैंने कहा यूज करी जाती है हैवी इन्वेस्टर्स के द्वारा इन ऑर्डर टू चेक what we call the safety of their investment। तो अपनी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत को देखने के लिए वो ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर अधिकतर कंप्यूट करते हैं, और ये वैल्यूज मार्केट में कभी भी रिलीज नहीं करी जाती है। अब एक पॉइंट तो आपको ये पता लग गया। अब प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आपको बताया था जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लेती है तो ऐसा नहीं होता कि आपके 1 लाख शेयर है तो हम आपको 1 लाख शेयर ही इशू करेंगे। ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। हम आपकी कंपनी के 1 लाख शेयर है तो उनको कितने शेयर इश्यू करेंगे, इसके लिए जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों कंपनी एक दूसरे की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर पहले डिटरमिन करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर को डिटरमिन करने के बाद ही यह डिसाइड होता है कि परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को कितने शेयर इश्यू करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, थोड़ा सा मैं स्पेस आगे बढ़ा, हालांकि क्वेश्चन में ज्यादा और पूछा नहीं है लेकिन जस्ट कुछ समझाने के लिए मुझे करना पड़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर को फाइंड करने के बाद फिर मैंने क्या करा? स्टेप नंबर टू में अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस केस में परचेज कंसिडरेशन, अब इस केस में मैंने तुमसे यह पूछा, एक सेकंड का मुझे टाइम दे दे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर के बाद अब मुझे फाइंड करना है रेशियो ऑफ एक्सचेंज। क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ एक्सचेंज। अब रेशियो ऑफ एक्सचेंज वैसे तो मैं 1 मिनट में फाइंड कर सकता हूं। रेशियो ऑफ एक्सचेंज में 1 मिनट में फाइंड कैसे कर सकता हूं? मैं तुमको बोल सकता हूं भाई इन दोनों का जो रेशियो है 3:2, तो इस केस में आपका रेशियो ऑफ एक्सचेंज 3:2 होगा। हालांकि हम बाद में देखेंगे वो 3:2 नहीं माना जाएगा, वो 2:3 माना जाएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा यह मैं अभी आपको बताता हूं। रेशियो ऑफ एक्सचेंज आप ठीक तरीके से समझ सके इसके लिए मैंने क्या करा, पहले यहां ध्यान से देखें। रेशियो ऑफ एक्सचेंज को समझाने के लिए मैं ये चीजें कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं इस केस में परचेज कंसिडरेशन कितना है, ये सब स्टेप है इसी स्टेप के अंदर। रेशियो ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए मैं आपको पहले क्या बता रहा हूं कि परचेज कंसिडरेशन कितना है इस क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे पूछूं परचेज कंसिडरेशन कितना है इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे 1 सेकंड में बता सकते हैं। पहले तो ये बताओ इन दोनों में से वेंडर कंपनी कौन सी है? जे लिमिटेड है। अब जे लिमिटेड के नेट एसेट्स आपने कंप्यूट कर लिए थे। जे लिमिटेड के जो नेट एसेट्स आपने कंप्यूट करे थे वो कितने कंप्यूट करे थे? 3,60,000। भाई परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? एसेट्स में से हम लायबिलिटी की वैल्यू माइनस कर दे तो परचेज कंसिडरेशन ही होता है। मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मेथड है वो बेसिकली नेट एसेट्स मेथड का ही एक वेरिएशन है। तो परचेज कंसिडरेशन तो आपका 3,60,000 है, इसमें तो किसी तरीके का कोई डाउट है ही नहीं। परचेज कंसिडरेशन आपका 3,60,000 का है, तो इसका मतलब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को 3,60,000 रुपीज देगी, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। लेकिन 3,60,000 की पेमेंट करने के लिए परचेसिंग कंपनी अपनी कंपनी के कितने शेयर देगी, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय परचेसिंग कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स
number of shares to be issued, number of shares to be issued by purchasing company, to be issued by purchasing company. अब परचेसिंग कंपनी 3,60,000 की जब पेमेंट करेगी तो कितने शेयर देगी, ये अब तुम्हें समझना होगा। 3,60,000 की पेमेंट करने के लिए परचेसिंग कंपनी क्या करेगी, परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड करेगी अपनी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर के आधार पर। भाई इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर का जब क्वेश्चन है तो इसका मतलब परचेसिंग कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेंडर कंपनी को यह कह रही है कि हम आपको जो परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करेंगे अपनी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर के आधार पर करेंगे। अब अगर मैं 3,60,000 को 30 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 12,000। कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। 12,000 शेयर। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि परचेसिंग कंपनी जो है 12,000 शेयर इशू करेगी, 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच, लेकिन एट द रेट ऑफ 30 के हिसाब से करेगी, यानी कि 20 रुपए प्रीमियम के हिसाब से करेगी, क्योंकि हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो 30 रुपए की है। अब आपको यह पता लग गया कि परचेसिंग कंपनी 3,60,000 का जो हमने परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करना है उसके लिए 12,000 शेयर इशू करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, आप जरा समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे पूछूं वेंडर कंपनी जो है, वेंडर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स उनके 18,000 हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने देखा भी था। वेंडर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 18,000 है। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 10। अब 18,000 शेयर होल्डर को क्या हम 18,000 शेयर इशू कर रहे हैं, नहीं, हम उनको कितने शेयर इशू कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय परचेसिंग कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी इनको सिर्फ 12,000 शेयर दे रही है, 12,000 शेयर दे रही है। इसका मतलब हर 3 शेयर के बदले में परचेसिंग कंपनी केवल 2 शेयर दे रही है। तो तुम्हारा रेशियो ऑफ एक्सचेंज क्या आ गया, 2:3। मैंने आपसे पहले ही कहा था, वैसे तो मैं आपको ये डायरेक्टली ऐसे भी बता सकता था, भाई पहले आप इनका रेशियो ले लो 3:2 और फिर 2 को इधर शिफ्ट कर दो और 3 को इधर शिफ्ट कर दो, तो रेशियो ऑफ एक्सचेंज 2:3 आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे आपको थोड़ा समझाना भी होता है, तो समझाने के एंगल से मैंने आपको यह बताया कि रेशियो ऑफ एक्सचेंज का एग्जैक्टली मतलब क्या निकला, अब आपकी समझ में आना चाहिए। आपकी कंपनी के 18,000 शेयर हैं, लेकिन हम 18,000 शेयर के लिए अपनी कंपनी के 18,000 शेयर आपको इश्यू नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ 12,000 शेयर इश्यू करेंगे। तो रेशियो ऑफ एक्सचेंज क्या निकल गया, 2:3। इसका मतलब हर 3 शेयर के लिए परचेसिंग कंपनी केवल 2 शेयर दे रही है। अब आपको लगेगा सर ये तो ठीक नहीं है, वेंडर कंपनी के 3 शेयर के बदले में आप सिर्फ 2 शेयर दे रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका भी क्या मतलब है। देखो, मैंने कहा परचेसिंग कंपनी अपनी कंपनी के 2 शेयर दे रही है वेंडर कंपनी के 3 शेयर के लिए। आप देखो, वेंडर कंपनी जो है उसका जो 1 शेयर है उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 20 रुपए है, यानी कि 3 शेयर की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। और हम आपको 2 शेयर दे रहे हैं अपनी कंपनी के, हमारी कंपनी के 1 शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 30 है, तो इसका मतलब हम दे तो 60 रुपए के बदले में 60 रुपए ही है। बात समझ में आ गई आपके? तो क्यों प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वेंडर कंपनी के जितने शेयर्स हैं हम उनको उतने ही शेयर इश्यू करें, क्योंकि दोनों कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स में डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर टू यू? और अब आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाना चाहिए कि इससे पहले जो नेट पेमेंट मेथड पे हम पढ़ रहे थे कि आपके 4 शेयर के बदले में हम 1 शेयर दे रहे हैं, 3 के बदले में 2 शेयर दे रहे हैं, तो वो कैसे डिसाइड हुआ होगा? एक दूसरे की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर के आधार पर यह डिसाइड होता है कि परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको कितने शेयर देगी। तो अब मुझे पता लग गया कि वेंडर कंपनी के 3 शेयर के लिए हम अपनी कंपनी के 2 शेयर दे रहे हैं। हालांकि ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा, बाकी हम परचेज कंसिडरेशन तो निकाल ही चुके हैं। परचेज कंसिडरेशन 3,60,000 है। नंबर 1, जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन होगा, कभी भी आपसे वेंडर कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग पूछी नहीं जाएगी। मैं वैसे ही समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। मान लो मैं बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी में अकाउंटिंग करूं भी, तो आप देखोगे कुछ करने के लिए है ही नहीं। बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी जस्ट समझाने के लिए मैंने बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी बनाई। हालांकि मैंने कहा जब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन होता है
तो जनरली वेंडर कंपनी की बुक्स में कुछ नहीं पूछा जाता। स्टेप नंबर वैसे ये हमारा सी है इस केस में। तो वेंडर कंपनी की बुक्स में अब जब मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगा, तो लेजर अकाउंट में बनाऊंगा तो लेजर अकाउंट कौन कौन से बनाऊंगा? एक तो परचेजिंग कंपनी अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, परचेजिंग कंपनी का अकाउंट हमने बना लिया। परचेजिंग कंपनी के अकाउंट के बाद हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? उसके बाद सर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। लो जी, रियलाइजेशन अकाउंट भी हम बना लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा मुझे और स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये मैंने एक रियलाइजेशन अकाउंट भी बना लिया। ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। अब रियलाइजेशन अकाउंट भी मैंने बनाया। रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा वैसे हम कैश अकाउंट भी बनाते हैं। बनाने को तो मैं बना दूं, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें कैश की कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही, तो कैश अकाउंट बनाने का फायदा नहीं है। तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो। उसके अलावा फिर हम शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने शेयर होल्डर्स अकाउंट भी यहां पर बना करके आपको दिखा दिया। शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये देखिए शेयर होल्डर्स अकाउंट, करेक्ट। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी क्योंकि लायबिलिटी साइड पहले दी हुई है, तो लायबिलिटी साइड के जो आइटम है, सबसे पहला आइटम, अब हम जे लिमिटेड के कॉलम को देख रहे हैं। जे लिमिटेड के कॉलम में पहला आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000 लिखा हुआ है। तो शेयर कैपिटल मैंने शेयर होल्डर के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दी 1,80,000। उसके बाद जो दूसरा आइटम तुम्हें लायबिलिटी साइड में नजर आ रहा है वो जनरल रिजर्व नजर आ रहा है। जनरल रिजर्व 1,00,000 रुपए का है, करेक्ट। जनरल रिजर्व 1,00,000 रुपीज का है वेंडर कंपनी का, वो भी शेयर होल्डर्स अकाउंट में चला जाएगा। जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट 80,000 है, वो भी मैं यहां पर लिख दूंगा। उसके बाद दो लायबिलिटी है, क्योंकि जो वेंडर कंपनी है उसके डिवेंचर नहीं है, उसके सिर्फ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हैं। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट जो है आप लिख देंगे 1,00,000, वो आपने लिख दिया। क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल का अमाउंट है, तो बिल्स पेबल का अमाउंट भी आपने लिखा। बिल्स पेबल 40,000 के है, करेक्ट। बिल्स पेबल का अमाउंट भी आपने लिख दिया। उसके अलावा अब हम एसेट साइड की तरफ आ गए। एसेट साइड पे ज्यादा आइटम नहीं है। एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जो कि 3,00,000 का है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट है तो सही, लेकिन वेंडर कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वेंडर कंपनी के सिर्फ करंट एसेट्स गिवन है 2,00,000। तो इस तरह हमने बैलेंस शीट के सारे आइटम यहां पर अब पोस्ट कर दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, परचेज कंसिडरेशन का काम करते हैं। तो बाय परचेजिंग कंपनी, परचेज कंसिडरेशन अभी हमने डिटरमिन करा 3,60,000 का परचेज कंसिडरेशन है, तो 3,60,000 मैंने लिख दिया। अब परचेजिंग कंपनी के अकाउंट में डेबिट साइड पे मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो परचेज कंसिडरेशन 3,60,000। अब ये सारा का सारा जो परचेज कंसिडरेशन हमें मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स के केस में जो भी कंसिडरेशन मिलेगा वो शेयर्स में मिलेगा। तो आप परचेसिंग कंपनी के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखोगे शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी, शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी, शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी 3,60,000। जैसे ही आपको मोड ऑफ पेमेंट रिसीव होगी तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। अब जो आपको शेयर्स मिलेंगे वो शेयर होल्डर्स अकाउंट में आप लिखेंगे शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी। शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी आपने लिखा, डेट इज इक्वल टू 3,60,000। कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसको नहीं लिया गया है, कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है जिसको हमने पे करना है, कोई एक्सपेंसेस नहीं दिए। तो अब मुझे इसको टैली करना पड़ेगा। अब इत्तेफाक की बात है कि दोनों साइड अपने आप टैली आ गई। देखो, इसका ये मतलब मत लगा लेना कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स के केस में रियलाइजेशन अकाउंट में कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं निकलेगा। वो महज एक इत्तेफाक है कि कोई नफा नुकसान नहीं हुआ। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर हम अब कैश अकाउंट को टैली करते हैं, लेकिन कैश अकाउंट यहां बना ही नहीं है क्योंकि कैश की कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं थी। अब मैं शेयर होल्डर्स को टैली करूंगा तो शेयर होल्डर अकाउंट अपने आप टैली हो गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वेंडर कंपनी की बुक्स में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स का जब भी क्वेश्चन होगा वो वेंडर कंपनी की बुक्स में आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे, उसका एक उदाहरण मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश करी। वो परचेसिंग कंपनी की बुक्स में आपसे डेफिनेटली अकाउंटिंग जरूर, एंट्रीज जरूर पूछेंगे। अब परचेसिंग कंपनी की बुक्स में मैंने एंट्रीज आपको कर करके दिखाई। परचेसिंग कंपनी, ये स्टेप नंबर कौन सा था, जो भी था, स्टेप नंबर डी, बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। अब बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी में ही वो पूछते हैं, एक तो कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन पूछेंगे और आपसे बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी के बारे में पूछेंगे। बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, अब बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी में, करेक्ट,
सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इस केस में परचेसिंग कंपनी ने जो है, अब मैं जितना पूछूं आप उतना ही आंसर दे रहे हैं, क्या सारे एसेट और लायबिलिटी लिए गए हैं? यस सर, सारे एसेट और लायबिलिटी तो इस क्वेश्चन में लिए गए हैं। पक्का लिए गए हैं? बिल्कुल लिए गए हैं। पेमेंट जो इक्विटी शेयर्स को मिल रही है, क्या वो शेयर्स में ही मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। कोई रिवाइज्ड वैल्यू है? नहीं है। तो इसका मतलब ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का केस हो गया। तो इसका मतलब ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का केस है। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का केस है, तो परचेसिंग कंपनी की बुक्स में जब मैं एंट्री करूंगा, तो मेरी पहली एंट्री जो होगी, बिजनेस परचेस या बिजनेस मर्जर अकाउंट, जो भी आपने लिखना है, बिजनेस परचेस अकाउंट। बिजनेस हमने परचेस करा, परचेस कंसिडरेशन 3,60,000 का था। बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट, टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अगर आप लिखना चाहते हो तो 3,60,000, ये तो मेरी पहली एंट्री होगी। अब जो जो एसेट्स हमने टेक ओवर करे उनको हम लिखेंगे। जो वेंडर कंपनी थे उसका एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने टेक ओवर करा 3 लाख का, और वेंडर कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, करंट एसेट है 2 लाख के, हमने उनके 2 लाख के करंट एसेट टेक ओवर करे। 2 लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब जहां तक लायबिलिटीज का सवाल है, एक तो क्रेडिटर्स है 1 लाख के जो हमने लिया, क्रेडिटर्स के अलावा बिल्स पेबल हैं जो हमने टेक ओवर करे। बिल्स पेबल का अमाउंट 40,000 है। उसके अलावा बिकॉज ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का केस है, तो जो वेंडर कंपनी है, वेंडर कंपनी के जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ऐसे ही रिजर्व हमें अपनी तरीके से क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वेंडर कंपनी का जो जनरल रिजर्व है 1 लाख, तो जनरल रिजर्व वैसा ही हमें क्रिएट करना पड़ा। देखो, हम उनका जनरल रिजर्व ले नहीं रहे हैं, हम उन वैसा ही जनरल रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। 1 लाख रुपीस का हमने जनरल रिजर्व क्रिएट करा। इसी तरह से जो वेंडर कंपनी है उसकी लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 का है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक क्रिएट करना पड़ेगा। उसके अलावा फिर हम लिखेंगे 2 बिजनेस परचेज अकाउंट। अब बिजनेस परचेज मैंने लिखा, बिजनेस परचेज जो है वो आ गया आपका 3,60,000। अब जो डिफरेंस आ जाएगा वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। अब डिफरेंस कितना आएगा मुझे ये कंप्यूट करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कैलकुलेटर जो है अब वो यहां पर नहीं पड़ा हुआ है, ये एक प्रॉब्लम होगी। चलो मैं एक मिनट देखता हूं ये कितना आएगा। दैट इज इक्वल टू, जस्ट वेट, 1,80,000 के बराबर आएगा। तो ये डिफरेंस जो है यहां पर आ रहा है। अब ये डिफरेंस यहां पर आ रहा है तो मैं इसको लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000, करेक्ट, 1,80,000। जो डिफरेंस आ गया उसको हमने डेबिट कर दी। आप एक बार चेक कर लेना, वैसे डिफरेंस जो भी आएगा वो पीएनएल में करेंगे। डिफरेंस यहां पर आ रहा है 1,80,000। उसके बाद फिर हम तीसरी एंट्री करेंगे। अब जो तीसरी एंट्री हम करेंगे, लिक्विडेटर को पे करने की एंट्री करेंगे। लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट। वेंडर कंपनी के जो लिक्विडेटर हैं उनको हमने 3,60,000 पे करने हैं। अब यहां ध्यान रखें, 3,60,000 पे करने के लिए आप परचेसिंग कंपनी हैं, आप अपनी कंपनी के 12,000 शेयर इशू कर रहे हैं, और 12,000 शेयर जो आप दे रहे हैं, 12,000 शेयर्स अपनी कंपनी का जो 10 रुपए वाला शेयर है आप 30 रुपए के हिसाब से इशू कर रहे हो। लेकिन जब एंट्री करोगे तो आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 शेयर कैपिटल की, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 12,000 इंटू 20, 12,000 into 20, that is equal to 2,40,000. Is it clear to you? अब उसके अलावा जनरली जब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछता है? एक तो रेशियो ऑफ एक्सचेंज या कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, तो वो तुमसे पूछेगा ही पूछेगा, और उसके अलावा वो तुमसे पूछेगा बैलेंस शीट। अब मैं एक बैलेंस शीट भी आपको बना करके दिखा देता हूं। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट देखने के लिए मैंने आपको कई बार बोला, आपने सिर्फ परचेसिंग कंपनी की कॉलम को देखना है, और जो एंट्री आपने परचेसिंग कंपनी की बुक्स में करी है बस उसको देखना है, करेक्ट। तो बैलेंस शीट,
अब बैलेंस शीट में मैंने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी पहले हमने लिखा इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड, अगर आप लिखना चाहते हो इक्विटी की जगह शेयर होल्डर्स फंड आप लिख सकते हो, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं? एक तो शेयर कैपिटल आता है और उसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले तो परचेसिंग कंपनी की बैलेंस शीट को देखा। परचेसिंग कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे 4 लाख लिखा हुआ है, तो मैंने पहले उस फिगर को लिख लिया 4 लाख। पहले मैंने उस फिगर को लिख लिया, करेक्ट। अब मैंने चेक करा, पहले मैंने वो फिगर नोट करनी है, उसके बाद एंट्रीज को चेक करना है। एंट्रीज को आपने चेक करा तो अभी अभी आपने देखा कि वेंडर कंपनी को आपने शेयर कैपिटल 1,20,000 की नॉमिनल वैल्यू की इश्यू करी है, तो 1,20,000 आप इसमें ऐड कर देंगे, तो 1,20,000 आपने ऐड कर दिया, तो टोटल शेयर कैपिटल आपकी 5,20,000 की आ गई। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर हम लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सबसे पहले तो मैंने लिखा जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व जो है, जो परचेसिंग कंपनी है उसका जनरल रिजर्व 5 लाख का नजर आ रहा है, 5 लाख, करेक्ट। और हमें मालूम है बिकॉज ये मर्जर का केस है, तो हमने एंट्री में जनरल रिजर्व यहां पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं जनरल रिजर्व 1 लाख, तो इसलिए अब मैं 5 लाख में 1 लाख ऐड कर दूंगा और टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में 6 लाख लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फिर जनरल रिजर्व के अलावा दूसरा आइटम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो परचेसिंग कंपनी का है, परचेसिंग कंपनी की बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख का नजर आ रहा है। कितने का नजर आ रहा है? 3 लाख का नजर आ रहा है। हमें मालूम है कि मर्जर का केस है, हमने इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेक ओवर करा है, तो पहले तो मैं 80,000 ऐड कर दूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम एक बैलेंसिंग फिगर भी आ गई 1,80,000 की, तो मैं 1,80,000 माइनस भी कर दूंगा। तो इसका मतलब 3 लाख में से ये करेंगे तो आउटर कॉलम में 2 लाख की फिगर आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। उसके बाद अगला आइटम फिर नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में दिया हुआ है, सेकंड नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में जो दिया हुआ है डिवेंचर्स दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिवेंचर सिर्फ परचेसिंग कंपनी के ही हैं। 3,50,000 आपने डिवेंचर परचेसिंग कंपनी के यहां पर लिख दिए। इज इट क्लियर टू यू? वेंडर कंपनी का कोई डिवेंचर था नहीं। अब आप करंट लायबिलिटी लिखेंगे। करंट लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स हैं आपके, यानी कि परचेसिंग कंपनी के क्रेडिटर्स 2 लाख के हैं और आपने उनके क्रेडिटर्स को टेक ओवर करा है 1 लाख, तो 1 लाख आप इसमें ऐड कर दें, 3 लाख का अमाउंट क्रेडिटर्स का आउटर कॉलम में लिख दें। 3 लाख आपने आउटर कॉलम में लिख दिया, करेक्ट। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आइटम आपका बिल्स पेएबल है। अब बिल्स पेएबल पहले तो आप लिख लें, बिल्स पेएबल जो परचेसिंग कंपनी का है वो 50,000 का है और आपने उनका बिल्स पेएबल टेक ओवर करा है 40,000 का, तो 40,000 आप इसमें ऐड कर दें। आउटर कॉलम में आप 90,000 लिख दें। लायबिलिटी साइड तो कंप्लीट हो गई। अब उसके अलावा एसेट साइड की तरफ आते हैं। एसेट साइड का जहां तक सवाल है, एसेट साइड में सबसे पहले हम नॉन करेंट एसेट्स लिखते हैं। नॉन करेंट एसेट के अंदर भी सबसे पहले हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हैं। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो परचेसिंग कंपनी के हैं वो तो 7 लाख के हैं और तुमने एंट्री में उनके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को टेक ओवर करा है 3 लाख, तो तुम यहां पर इसको ऐड कर दोगे, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो बैलेंस आ जाएगा वो 10 लाख का आ जाएगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा फिर है करंट एसेट। इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स सेकंड, करंट एसेट्स जो परचेसिंग कंपनी के हैं, एक्चुअली करंट एसेट से पहले इन्वेस्टमेंट्स भी है। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ परचेसिंग कंपनी की ही है, तो परचेसिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट तुम यहां पर लिख दो, क्योंकि वेंडर कंपनी की इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो 5 लाख ही आएगा। उसके बाद करंट एसेट है 6 लाख के, तो 6 लाख के करंट एसेट परचेसिंग कंपनी के हैं
और आपने वेंडर कंपनी के करंट एसेट्स को टेक ओवर करा है। इज इट क्लियर टू यू? वेंडर कंपनी के करंट एसेट्स को टेक ओवर करा है और वेंडर कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो 2 लाख के हैं, वो 2 लाख के। अब आपने एसेट साइड और लायबिलिटी साइड के हर आइटम को परख लिया। उसके बाद एक लास्ट चीज करनी जरूरी है, नहीं तो बैलेंस शीट गलत भी हो सकती है। मैंने आपको अब कई बार बता दिया, जब आप परचेसिंग कंपनी की बुक्स में एंट्रीज लिखते हैं तो बैलेंस शीट में हर आइटम कहीं ना कहीं फिट होना चाहिए या वो आइटम ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना चाहिए। हमें मालूम है कि जो बिजनेस परचेस होता है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, क्योंकि यहां ये डेबिट हुआ है और यहां पर ये क्रेडिट हुआ है, तो इसलिए बिजनेस परचेस भी क्लोज हो जाएगा, लिक्विडेटर भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहां क्रेडिट हुआ है और यहां डेबिट हुआ है, तो इसलिए ये आइटम तो बैलेंस शीट पे आएंगे नहीं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमने एडजस्ट कर दिया, पीपीई भी एडजस्ट कर दिया, करंट एसेट्स भी एडजस्ट कर दिया, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी हमने एडजस्ट कर दिए। उसके अलावा बिजनेस परचेज तो क्लोज हो गया, लिक्विडेटर क्लोज हो गया, शेयर कैपिटल भी हमने एडजस्ट कर दी, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम अभी तक हमने कहीं एडजस्ट नहीं करा और ये क्लोज भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें से क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना भूलना नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाया जाता है। 2,40,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, तब आपकी बैलेंस शीट प्रॉपरली बनेगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर के केस में अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। वेंडर कंपनी की बुक्स में वो कभी नहीं पूछेंगे। आपसे परचेज कंसिडरेशन या रेशियो ऑफ एक्सचेंज पूछा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपसे पूछा जा सकता है परचेसिंग कंपनी की बुक्स में एंट्रीज और बैलेंस शीट। करेक्ट। अब हम वापस लौट के आते हैं। लीजिए जी, तो ये तो मैंने जो क्वेश्चन कराया आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कराया। अब एक फुल फ्लेड्ज क्वेश्चन और मैं लेता हूं, तो तब ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 1 लिमिटेड एंड 2 लिमिटेड इज गिवन टू यू। तो 1 लिमिटेड और 2 लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको दी हुई है। अब इस बैलेंस शीट में जो 2 लिमिटेड, बाद में हम देखेंगे 1 लिमिटेड 2 लिमिटेड को ले रही है, तो रिस्पेक्टिव आइटम है। पहले तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिक्स्ड एसेट 140 और 75 है, इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड डेटर्स है और बैंक का बैलेंस है। उसके अलावा शेयर कैपिटल है 1,50,000 और 1,20,000 की। उसके अलावा जो रिजर्व्स का बैलेंस है वो 95,000 और 10,000 है, ये ध्यान रखना। और डिवेंचर्स जो हैं वो 0 और 20,000 के हैं, और ट्रेड क्रेडिटर्स जो हैं वो 47,000 और 32,000 के। करेक्ट, ये पोजीशन आपके सामने। रिजर्व्स 95 और 10 के हैं, डिवेंचर 0 और 20,000 हैं, ट्रेड क्रेडिटर ही हैं। इंपॉर्टेंटली 2 लायबिलिटीज हैं, एक तो डिवेंचर्स हैं, करेक्ट, 20,000 के, हालांकि जो परचेसिंग कंपनी है उसका कोई डिवेंचर नहीं है, और डिवेंचर और ट्रेड क्रेडिटर 2 लायबिलिटीज वेंडर कंपनी की हैं। परचेसिंग कंपनी के डिवेंचर 0 है और ट्रेड क्रेडिटर 47,000 के। नीचे कहता है 1 लिमिटेड एग्री टू एब्सॉर्ब द 2 लिमिटेड। 1 लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया। अब मेन पॉइंट क्या कहता है, 1 लिमिटेड टू रीवैल्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 1,95,000। तो 1 लिमिटेड ने जब 2 लिमिटेड को टेक ओवर करा, तो जो इनकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसको रीवैल्यू करा गया 1,95,000 पर। एक तो क्वेश्चन ये कहता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन कहता है शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनी, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनी टू बी वैल्यूड ऑन नेट एसेट्स बेसिस। जब भी ऐसे लिखा होगा कि शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज टू बी वैल्यूड ऑन नेट एसेट्स बेसिस, तो तुमने देखा जब हम शेयर्स को वैल्यू करते हैं नेट एसेट्स बेसिस के आधार पर, उसी को इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं। तो इस लाइन से तुम्हें इशारा मिल गया कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स मेथड अडॉप्ट करना है। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन उसने यह भी कहा कि जब हम नेट एसेट्स कंप्यूट करेंगे आफ्टर कंसीडरिंग 50,000 टूवर्ड्स वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 2 लिमिटेड। अब ध्यान से देखें, यहां एक कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि जो वेंडर कंपनी है उसकी कोई गुडविल दी नहीं हुई है। आप ध्यान से देखें, वेंडर कंपनी की कोई गुडविल यहां पर नहीं है। फिर भी जब मैंने दूसरी कंपनी को टेक ओवर करा तो हमने उनकी गुडविल एस्टिमेट करी 50,000 की, यानी कि जब मैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कंप्यूट करूंगा तो वेंडर कंपनी की गुडविल 50,000 भी लिखूंगा। करेक्ट। उसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन 3,000 रुपए की हुई, जिसको परचेसिंग कंपनी ने मीट करा। अब क्वेश्चन की डिमांड बेसिकली क्या है, वो कहता है एक तो रेशियो ऑफ एक्सचेंज फाइंड करना है,
फिर कहते हैं कि आपको एंट्रीज पास करनी है, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। और कहते हैं अब की बार बैलेंस शीट तो नहीं पूछी है, कहता है बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस होगा वन लिमिटेड का। ये क्वेश्चन की वैसे मेन डिमांड है अब की बार। तो सबसे पहले तो मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में फाइंड करनी पड़ेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए पहले ध्यान से देखें मुझे करना क्या होगा। सबसे पहले तो मैंने कहा पहला स्टेप हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। हालांकि मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, वैसे बात एक ही है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स के लिए मुझे नेट एसेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। ये जो यहां पर है ये तो है वन लिमिटेड और ये है आपकी टू लिमिटेड। इज इट क्लियर टू यू? तो मैंने कहा था इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे एसेट्स और लायबिलिटी नोट करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से पहले मैंने अभी आपको बताया कि जो वेंडर कंपनी है उसकी गुडविल, उसकी जो कोई गुडविल रही होगी उस गुडविल को हमने वैल्यू करा 50,000 रुपए पे। हालांकि वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दी है तो हमने उनकी गुडविल को लेकिन वैल्यू करा 50,000 रुपए पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब ध्यान से देखें कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में उसने क्या लिखा था, वन लिमिटेड टू रीवैल्यू इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 1,95,000। सॉरी मैंने यहां पर एरो कर दिया था, एक्चुअली वन लिमिटेड नाम की कंपनी ये है। वन लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 195 पर वैल्यू करी गई। जो टू लिमिटेड की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए जब मैं यहां पर लिखूंगा वन लिमिटेड के कॉलम में इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 195, क्योंकि मैंने कहा था कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर जब कंप्यूट करेंगे या जब भी हम अकाउंट के बाहर काम करते हैं तो हमेशा हम रिवाइज्ड वैल्यू को कंसीडर करेंगे अगर वो होंगी। 75,000 जो है इनकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू मैंने वैसे ही लिख दी। उसके अलावा क्वेश्चन में और कोई रिवाइज्ड वैल्यूज गिवन नहीं है तो बाकी आइटम हमने वैसे ही लिख दिए। 42, 47, 30, 50 और 80 और 10 ये सारे आइटम मैंने यहां पर लिख दिए। 42,000, 47,000, 30,000, 50,000, बैंक 80,000 और 10,000। टोटल करा तो टोटल जो अभी तक आ रहा है वो 3,47,000 और 2,32,000 का आ रहा है। अब मैं उसमें से लायबिलिटी माइनस करूंगा। अब जहां तक लायबिलिटी का सवाल है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनके तो कोई डिवेंचर है नहीं परचेसिंग कंपनी के, लेकिन इनके डिवेंचर 20,000 रुपए के हैं। इनके ट्रेड क्रेडिटर 47,000 के हैं और इनके 32,000 के हैं। तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करने के बाद मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जो ये चीज हमारे पास आ जाती है इसको हम क्या कहते हैं, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई इसको हम नेट एसेट्स भी कहते हैं, इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली इसको हम कहते हैं एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। मैंने कहा क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। इनकेस अगर कभी प्रेफरेंस शेयर हो तो इन नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करी जाएगी। अब उसके बाद जो बच जाता है उसको हम कहते हैं एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। तो 3 लाख रुपए के एसेट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है और 1,80,000 रुपए इस कंपनी के जो एसेट है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। एक बार एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स आपके पास आ गए तो उसको तुम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स आपको पहले पता करने पड़ेंगे। तो फेस वैल्यू तो 10 है, इसका मतलब जो वन लिमिटेड है उसके 15,000 शेयर है और इसके 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10 12,000 शेयर है। तो जो 3 लाख एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर है उसको 15,000 से डिवाइड करा तो आपको पता लग गया इंट्रिंसिक वैल्यू 20 है। 1,80,000 को डिवाइड करा नंबर ऑफ शेयर 12,000 से तो 15 रुपए इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर है। फिर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर को देखने के बाद हमेशा आप क्या करना, पहले तो ये देखना परचेज कंसिडरेशन कितना होगा। बिकॉज आप टू लिमिटेड को ले रहे हैं तो टू लिमिटेड के नेट एसेट्स कितने हैं उनको देखें। टू लिमिटेड के नेट एसेट्स 1,80,000 के हैं तो 1,80,000 आपका परचेज कंसिडरेशन है। अब मैंने यहां लिखा है नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड बाय परचेसिंग कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने के लिए परचेसिंग कंपनी कितने शेयर देगी, 1,80,000 परचेज कंसिडरेशन है और परचेसिंग कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 20 रुपए है। तो इसका मतलब परचेसिंग कंपनी 9,000 शेयर आपको दे रही है। समझ में आया? आपको 9,000 शेयर दे रही है तो 9,000 शेयर, इसका मतलब है 9,000 शेयर 10 रुपए वाले 20 रुपए के हिसाब से आपको इश्यू करे जा रहे हैं।
इसका यह भी मतलब हो गया कि परचेसिंग कंपनी जो 9,000 शेयर दे रही है, आपके कितने शेयर हैं? 12,000 शेयर हैं, यानी कि 12,000 के लिए हम 9,000 शेयर दे रहे हैं। तो रेशियो ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया? 3:4 हो गया। रेशियो ऑफ एक्सचेंज मैंने कहा डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है। जब तुम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड कर लेते हो तो तुम इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, और उसके बाद रेशियो ऑफ एक्सचेंज डायरेक्टली निकल आएगा 3:4। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप इसी तरीके से रेशियो ऑफ एक्सचेंज निकाला करें। हालांकि मैंने लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी में बनाए हुए हैं, ये सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है, वो आप उसमें खुद देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या करना है, मैंने कहा क्वेश्चन कभी भी वेंडर कंपनी की बुक्स में नहीं पूछता है। सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, रेशियो ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद वो परचेसिंग कंपनी की बुक्स में आपसे एंट्रीज पूछेगा और बैलेंस शीट भी पूछ सकता है। करेक्ट। पहले तो ये कौन सा केस है? क्या इस केस में सारे एसेट्स और लायबिलिटी लिए गए हैं? सर लिए तो गए हैं। क्या कोई रिवाइज्ड वैल्यू मौजूद है? यस। अगर रिवाइज्ड वैल्यू मौजूद है तो फिर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का केस नहीं हो सकता, परचेज का ही केस होगा। तो ये केस परचेज का है। पहली एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर 180। अब आपने जो एसेट्स टेक ओवर करे, मैंने यहां डायरेक्टली लिख दिया 1,82,000। वैसे आप टैली कर सकते हो। देखो हमने यहां नोट तो कर ही लिया है ना, जो वेंडर कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, अगर मैं इन सबको टैली करूं, देखो अगर मैं इन सबको टैली करूं तो ये 2,32,000 है। तुम डायरेक्टली 2,32,000 लिख सकते हो। वैसे मैंने क्या करा है, मैंने जानबूझ के गुडविल को नहीं लिया। सपोज गुडविल को छोड़ करके मैं एसेट्स को टोटल करूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 232 में से 50 में माइनस कर दूंगा, 182 आ जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर डायरेक्टली क्या करा, सन्ड्री एसेट्स, कहां भाग गया, सन्ड्री एसेट्स मैंने 182 लिख दिया। या तुम डायरेक्टली 232 भी लिख सकते हो। 50 + 182 2,32,000, यानी कि मैंने गुडविल को अलग लिख लिया, सन्ड्री एसेट्स को अलग लिख लिया। इज इट क्लियर टू यू? नहीं तो तुम डायरेक्टली सन्ड्री एसेट्स 2,32,000 भी लिख सकते हो। फिर लायबिलिटीज 52,000 की है। उसके अलावा बिजनेस परचेज कितने का है? 1,80,000 का है। तो अगर तुमने डायरेक्टली 2,32,000 लिखा होता तो आपकी कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। करेक्ट। लेकिन बात वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2,32,000 के जो एसेट्स हैं उसके अंदर गुडविल 50,000 की है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब लिक्विडेटर को 180 पे करने हैं। आपने शेयर कैपिटल इश्यू करी, 9,000 शेयर दिए। 9,000 शेयर 10 रुपए वाले 90,000, और जो 9,000 शेयर दिए वो प्रीमियम पर दिए, तो प्रीमियम भी 90,000 का हो जाएगा। एक्सपेंसेस 3,000 के हुए, 3,000 के खर्चे भी तो हुए हैं। तो जो 3,000 के खर्चे हुए हैं वो आप कहां डेबिट करेंगे? गुडविल अकाउंट में डेबिट करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। गुडविल में क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का केस है। परचेज के केस में सारे लॉसेस जो होते हैं वो कहां डेबिट करे जाते हैं? सर सारे के सारे लॉसेस जो हैं वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में डेबिट करे जाते हैं। गुड। फिर ये मैंने बैंक अकाउंट भी बनाया हुआ है। अब ये बैंक अकाउंट कैसे बनाया हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछी नहीं थी, लेकिन मैं अब आपसे पूछूं कि अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो कैसे बनाओगे, मुझे जल्दी से बताओ। देखो मैं ऐसे ही आपको रफली बैलेंस शीट बना करके दिखा रहा हूं। अब जैसे कि पहला आइटम, वैसे तो मैंने गुडविल लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पहले परचेसिंग कंपनी को देखना है। परचेसिंग कंपनी की जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो कितनी है? 1,95,000 है। करेक्ट। जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे, एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाते वक्त वाइल प्रिपेयरिंग, लिखना चाहते हो तो लिख लो वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, लिखें आप, वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट only carrying amount of purchasing company will be written. Only carrying amount of purchasing company will be written. इस लाइन का क्या मतलब निकल गया? इसका मतलब जब भी मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट बनाते समय परचेसिंग कंपनी की, मैंने कहा जितने भी आइटम है उनका मैं कैरिंग अमाउंट कंसीडर करूंगा। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है जो अमाउंट बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कितना अमाउंट लिखा हुआ है? 1,95,000। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर परचेसिंग कंपनी का जो 1,95,000 की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसकी रिवाइज्ड वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। लेकिन बैलेंस शीट बनाते समय मैंने क्या कहा? परचेसिंग कंपनी के जितने भी आइटम्स हैं वो कैरिंग वैल्यू पर लिए जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू?
लेकिन वेंडर कंपनी के आइटम को आपने जिस वैल्यू पे लिया है उसी पर हम लिखेंगे। जैसे कि वेंडर कंपनी की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने 75,000 पर ली तो 75,000 पर आप ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम इन्वेंट्री है। इसी तरह से जब आप इन्वेंट्रीज लिखेंगे तो इन्वेंट्री आपकी इन्वेंट्री 42,000 की है और उनकी इन्वेंट्री आपने टेक ओवर करी 47,000, आप मिला करके लिख देंगे। अब आपको बैलेंस शीट बनाने का आर्ट पता लग जाना चाहिए। उसके बाद डेटर्स है। अब डेटर्स जब आप लिखेंगे तो डेटर्स आपके 30,000 है और उनके डेटर्स 50,000 के आपने टेक ओवर करे तो 50,000 की फिगर आप लिख देंगे। उसके बाद बैंक आप लिखेंगे। आपका बैंक का खुद का जो बैलेंस है वो कितना है, 80,000 है। आपने उनका बैंक टेक ओवर करा 10,000 रुपए का, 90,000। करेक्ट, 90,000 तो हो ही गया। अभी तो मैं केवल इनको मिला करके लिख रहा हूं। करेक्ट। वैसे हम बाद में एंट्रीज को चेक कर, मैंने आपको बताया हुआ सारे आइटम को एड अप करने के बाद बैलेंस शीट को एंट्रीज को चेक कर लेना चाहिए। अब आपने परचेजिंग कंपनी की बुक्स में जो एंट्री लिखी थी, एक एंट्री आपने लिखी है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो उससे क्या हो गया कि एक तो बैंक का बैलेंस 3,000 रुपए कम हो जाएगा, इसलिए 3,000 में माइनस करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं एसेट साइड को लिखूंगा तो मैं गुडविल भी लिखूंगा। वैसे गुडविल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद लिखनी चाहिए, लेकिन अब चलो मैंने यहां पर लिख दी। अब आपने वेंडर कंपनी की गुडविल 50,000 पर ली है, एक तो 50,000 तो वो लो गई, आपकी तो कोई गुडविल नहीं थी ना, आपकी तो कोई गुडविल नहीं है, उनकी गुडविल को आपने 50,000 पर लिया। और प्लस जो अभी आपने ये एंट्री करी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो गुडविल का अमाउंट 3,000 से बढ़ जाएगा, इसलिए गुडविल 53,000 पर बैलेंस शीट पे नजर आएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरह से क्वेश्चन ने बैंक का बैलेंस भी पूछा था कि बैंक अकाउंट बनाओ, तो आप बैंक अकाउंट इस तरह से बना करके दिखा सकते हैं। वैसे मैंने आपको बना करके दिखाया हुआ है। देखो ये बैंक अकाउंट है, आपका बैलेंस 80,000 है और उनका आपने 10,000 रुपए का बैलेंस लिया तो 90,000, एक्सपेंस 3,000 के आपने पे करे तो 87,000 बैंक अकाउंट में बैलेंस बच जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है, वैसे वो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 80 + 10 90 - 3 87,000। ये तो मेरी एसेट साइड पूरी होगी। अब अगर मैं लायबिलिटी साइड की तरफ आऊं, लायबिलिटी साइड में जो आइटम्स हमें नजर आ रहे हैं, कहां भाग गया क्वेश्चन। अब लायबिलिटी साइड पे जो मुझे आइटम्स नजर आ रहे हैं, एक तो शेयर कैपिटल नजर आ रहे हैं। मेरी शेयर कैपिटल कितने की है? मेरी शेयर कैपिटल 1,50,000 की है। अब मेरी शेयर कैपिटल 1,50,000 की थी। जब हमने लिक्विडेटर को पे करा तो 90,000, 9,000 शेयर इंटू 10, 90,000। एंट्रीज को हम देखेंगे तो शेयर कैपिटल उसमें लिखा हुआ नजर आएगा, 90,000 में ऐड कर दूंगा। अब मेरी टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 240 की हो जाएगी। उसके बाद हम रिजर्व्स एंड सरप्लस के आइटम लिखते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो परचेसिंग कंपनी है उनका 95,000 का एक तो रिजर्व है। करेक्ट। और याद रखें कि जो टू लिमिटेड है उसका भी रिजर्व 10,000 है, लेकिन वो रिजर्व आपने लिया नहीं है। ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का केस नहीं है, तो इसलिए ये 10,000 मत ऐड कर देना। तो एक तो रिजर्व्स का बैलेंस आएगा 95,000। उसके अलावा जो आपने लिक्विडेटर को पेमेंट करी है, आपने एंट्री लिखी लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 90,000 भी आएगा। यानी कि टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर एक तो रिजर्व्स ये वाला आएगा 95,000 और एक नया आइटम सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। उसके अलावा फिर आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज है। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर डिवेंचर्स। अब डिवेंचर आपके तो कोई है ही नहीं, लेकिन उनके डिवेंचर आपने 20,000 पर लिए, तो इस तरह डिवेंचर का अमाउंट 20,000 आप बाहर के कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह से फिर ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड क्रेडिटर आपके 47,000 के हैं और उनके आपने 32,000 पर लिए, तो इस तरह क्रेडिटर्स का टोटल आ जाएगा। यानी कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 2,40,000, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस 95 + 90 185 और डिवेंचर 20, और इनको तो मिलाकर के लिख दोगे 79,000। इस तरह से आपकी लायबिलिटी साइड आ जाएगी और इसी तरह से आपकी ये एसेट साइड बन जाएगी। तो आपने देखा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बेहद आसान सा काम है। करेक्ट। अच्छा जी, इसके बाद एक 4.3 है। फटाफट आप मुझे 4.3 करके दिखा दो तो मुझे ये लगेगा कि आपको ये समझ में आ गया है। और एक बार जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये थोड़ा हैवी टॉपिक है। अब
इस टॉपिक में सेक्शन 5 में जब हम आएंगे तो हम इसमें देखेंगे कि जब दो कंपनी आपस में मिल जाती हैं, क्योंकि अभी तक तो हम यही देख रहे थे कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, अब जब दो कंपनी आपस में मिल जाती हैं तब किस तरीके से अकाउंटिंग होगी, एक तो हम इस बात की चर्चा करेंगे निश्चित रूप से, नंबर 1। और नंबर 2, अब हमने इस बात की भी चर्चा करनी है, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो रिसेंट एग्जामिनेशंस में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 3-4 अटेम्प्ट के, वो भी हम साथ साथ करेंगे, करेक्ट, उसके बाद, और फिर हम इस चैप्टर को फिनिश अप करेंगे। तो फिलहाल आप 4.3 मुझे करके बताओ, और 4.3 आपको करने का मैंने टाइम दिया है। चलो मुझे आप परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करके दिखाओ। और वैसे मैं एक बार थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं, मैंने हिंट क्या देना है, सब कुछ तो लिखा ही हुआ है। फैक्ट्री बिल्डिंग दी हुई है 2,10,000 और 1,60,000 की। बात में हम देखेंगे कि इस केस में थंब लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो फिंगर लिमिटेड नाम की कंपनी को टेक ओवर कर रही है। दोनों कंपनी की गुडविल भी दी हुई है, डेटर्स भी दिए हुए हैं, उसके अलावा स्टॉक भी दिया हुआ है, कैश एट बैंक भी है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो खैर एसेट नहीं होते, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जब आप कंप्यूट करेंगे तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मत ले लेना, वो वैल्यूलेस एसेट है। उसके अलावा शेयर कैपिटल आपकी मौजूद है, जो शेयर कैपिटल है वो 5,40,000 और 4,03,300 है। जनरल रिजर्व का अमाउंट 1,01,000 और 65,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो 66 और 43,500 है, और एक ही लायबिलिटी है, करेक्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में। नीचे उसने कहा कि गुडविल ऑफ थंब एंड फिंगर लिमिटेड टू बी वैल्यूड एट 75,000 एंड 50,000। जब मैं दोनों कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करूंगा, मैं कई बार आपको कह चुका हूं, जब भी हम अकाउंट के बाहर काम करते हैं, करेक्ट, अकाउंट के बाहर का मतलब मैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं लिख रहा, मैं कैश अकाउंट के अंदर नहीं लिख रहा, मैं बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ वर्किंग कर रहा हूं। यानी कि जब भी मैं वर्किंग कर रहा हूं या अकाउंट के अंदर काम नहीं कर रहा हूं, तो हम कोई भी रिवाइज्ड वैल्यू होगी तो हम लेंगे। यानी कि जब मैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करूंगा तो गुडविल की वैल्यू 75 और 50,000 लूंगा। थंब लिमिटेड टू रीवैल्यू फिक्स्ड एसेट एट 1,95,000। तो फिक्स्ड एसेट में फैक्ट्री बिल्डिंग ही है, तो जब आप कंप्यूट करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर तो इसको आप क्या बोलते हैं 1,95,000 पर लेंगे, और इसको आप 1,75,000 पर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज दी हुई है, कहता है स्टॉक ऑफ फिंगर लिमिटेड हैज बीन शोन एट 10% अबव इट्स कॉस्ट। अब ये जो इंफॉर्मेशन है केवल फिंगर लिमिटेड से है, यानी कि जो थंब लिमिटेड है उसका तो स्टॉक 91,500 का ही है, लेकिन वो कहता है कि जो फिंगर लिमिटेड का स्टॉक है उसको हमने 10% से ज्यादा पे लिखा हुआ है। अब 10% से ज्यादा पे लिखा है तो उसको हमें प्रॉपर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। कैसे लेकर के आएंगे? सपोज मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, करेक्ट, कोई चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी, तो लॉजिकली, अच्छा चलो मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी तो मैंने इसका मतलब उसको 110 पे 10% अबव कॉस्ट में रिफ्लेक्ट करा हुआ है। मैं ऐसे समझा देता हूं, इसका यही मतलब तो हो गया। अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 100 है और मैं कहता हूं मैंने उसको 10% ज्यादा पे लिखा हुआ है, कहता है स्टॉक ऑफ फिंगर लिमिटेड हैज बीन शोन एट 10% अबव द कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट 100 है तो इसका मतलब हमने उसकी रिकॉर्डेड प्राइस उसको रिकॉर्ड करा हुआ है 110 पे। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये रिकॉर्डेड वैल्यू है 82,500। अब मुझे इसको कॉस्ट प्राइस पे लाना है, तो कॉस्ट यानी कि प्रॉपर वैल्यू पे लाना है, 82,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110 हम कर लेंगे, तो ये जो भी आ जाएगा उस वैल्यू पर आप स्टॉक को कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आ गई? यानी कि इस वैल्यू पर आपने स्टॉक को कंसीडर करना है, ठीक है, जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कंप्यूट करेंगे। फिर उसने यह भी बताया इट वॉज डिसाइडेड दैट थंब लिमिटेड विल एब्सॉर्ब द फिंगर लिमिटेड बाय टेकिंग ओवर इट्स एंटायर बिजनेस एंड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स एट इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स में पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अब आपने क्या करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करेंगे। मुझे जल्दी जल्दी बताओ, अगर मैं फिंगर लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करूंगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी लूंगा? सर इंट्रिंसिक वैल्यू फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लूंगा? 1,75,000 लूंगा। गुडविल की वैल्यू इनकी 50,000 दी हुई है तो 50,000 में कंसीडर करूंगा। डेटर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो डेटर्स को मैं इसी वैल्यू पे कंसीडर करूंगा। स्टॉक के बारे में मैंने बता दिया, जो वैल्यू ये आएगी उस वैल्यू पर लोगे। कैश एट बैंक को इतने पर ही लोगे। और इनकी जब मैं इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करूंगा तो फैक्ट्री
की वैल्यू जो उसने दी हुई है 1,95,000 दी है, तो 1,95,000 तुम लोगे। इनकी जो गुडविल की वैल्यू तुम्हें दी हुई है वो 75,000 पर तुम लोगे, और डेटर्स की वैल्यू तो 2,86,900 ही तुमको लेनी पड़ेगी। स्टॉक की वैल्यू भी 91,500 ही लेनी पड़ेगी जहां तक थंब लिमिटेड का सवाल है, और कैश एट बैंक 98,000 ही तुम लोगे। समझ में आ गया? और उसमें से ये वैल्यूज को लेने के बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू माइनस कर देना, तो आपके पास नेट एसेट्स अवेलेबल आ जाएंगे। उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तुम डिवाइड कर दोगे, तो इनके तो शेयर हो गए 54,000, इनके शेयर हो गए 40,330। और मजेदार बात है, जब तुम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालोगे तो 1:1 आ जाएगी। देखो मैंने तुम्हें थोड़ा हिंट भी दिया हुआ है। एक तो स्टॉक की वैल्यू 75,000 तुम्हारी आनी चाहिए, ठीक है। इन हिंट को तुम, ये जो मैंने कहा 75,000, ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर जब हम निकालेंगे तो तुम्हारे नेट एसेट्स जो आने चाहिए परचेसिंग कंपनी के, वो 7,02,000 के आने चाहिए। उसको तुम डिवाइड करोगे 54,000 से, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो आ जाएगी 13 आ जाएगी। जो वेंडर कंपनी है उसके नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर 5,24,290 के आएंगे। उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर 13 आ जाएगी। कितनी आएगी? 13। तो दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर 13 आ रही है, तो एक्सचेंज रेशियो 1:1 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ शेयर परचेसिंग कंपनी कितने इश्यू करेगी? वैसे तो परचेज कंसिडरेशन तुम्हारे सामने है ही 5,24,290, उसको तुम डिवाइड करोगे इंट्रिंसिक वैल्यू 13 से, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि परचेसिंग कंपनी 40,330 शेयर इशू करेगी 10 रुपए वाले 13 रुपए के हिसाब से। ये क्वेश्चन है, आसानी से अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरा अपना मानना है। इजंट इट और नॉट? इसमें तो कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने में, या होनी चाहिए? सर बिल्कुल नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो ये आपको करना है। फिर नेक्स्ट सेशन में मैंने कहा मुलाकात करेंगे सेक्शन 5 में आपसे, और उसके बाद फिर, और ये हैवी सेक्शन है सेक्शन 5, और उसके बाद रिसेंट एग्जामिनेशंस में जो आपके काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए हैं, करेक्ट, वो हम करेंगे। ठीक है, इस सेशन के लिए इतना काफी है। फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं।